प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप लोगों का? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में इनफैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो या स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हो तो वहां से कैसे हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक में अपना है कि जो मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनफैक्ट पढ़ते ही क्यों हैं। या हम लोगों ने क्या बोला था आइसोमर के डेफिनेशन में कि सेट ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरिंग either in terms of physical property or in terms of chemical properties or both, then they will be called isomer. क्लियर है ना। तो अब देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे एक दूसरे से डिफर करेंगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिर जब हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहां देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्या फर्क पड़ेगा, किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे है ना। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि साहब, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या डिस्कस करना है बेसिकली। तो एक प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में देखेंगे क्या प्रॉपर्टी होगी, मतलब क्या डिफरेंस आएगा दोनों में। तीसरी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेटेड एक चीज है वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर, इसमें देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। और ये तीनों चीज मिला करके एक और है तीसरा वाला, दैट इज वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइलिटी। क्लियर है। कोई भी सब्सटेंस लेस वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है, ये सारी चीजें, ठीक। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी। सिस में, ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल है, क्यों, काहे, कैसे, ये सारी बातें हम लोग करेंगे और इन सबको इकट्ठे नाम देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले लिखिएगा हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लिखिएगा अपना हेडिंग। तो देखते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है अलग अलग आइसोमर्स में। सबसे पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाएंगे तब क्या बात करेंगे कि वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करे। अपना टॉपिक क्या बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या, पॉइंट का मतलब क्या है, तब बोलोगे वो टेम्परेचर। क्या है वो टेम्परेचर। क्लियर। कौन सा टेम्परेचर, जहां पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म और उस सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड और गैसियस स्टेट में अगर इक्विलिब्रियम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम हो गया। मान लो अपने पास H2O है, तो H2O का सॉलिड फॉर्म कहलाता है ना आइस, है ना, आइस। और इसी का लिक्विड फॉर्म क्या कहलाता है, तो बोलते हैं हम लोग वाटर, H2O। यस सर नो, लिक्विड फॉर्म क्या कहलाता है, वाटर। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां आइस और पानी में, आइस और बर्फ और पानी में इक्विलिब्रियम हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे पानी का मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इन जनरल क्या बोल रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम का मतलब है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि सेम टाइम में, एक सेकंड में जितने पार्टिकल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में गए, इधर फॉरवर्ड दिखा हमने एरो, जितने सॉलिड से लिक्विड में गए एक सेकंड में, उतने ही देर में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए वापस। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं वहां पे कि साहब अगर कोई रिएक्शन है, उसका नेचर है रिवर्सिबल, तो ऐसा होगा कि A से B भी बनेगा और वापस B से A बन जाएगा। तो शुरुआत में तुम क्या बोलते हो, जब तुमने A लिया तो तुम बोलते हो हमने सर ये 10 मोल लिया। कितना मोल लिया,
और ये कितना लिया 0। कुछ देर के बाद ये 9 हो गया, 8 हो गया, थोड़ी देर के बाद ये 7 हो गया और ये बोलो ये कितना हो जाएगा, मान लो ये 8 हो गया, सॉरी ये 9 है तो ये तो एक ही होना है, क्लियर। ये 8 है तो ये कितना हो गया 2, ये 7 हो गया तो कितना हो गया 3, मान लो ये रुक गया, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा, है ना। 1 सेकंड के बाद ऐसा हुआ, 2 सेकंड के बाद ऐसा हुआ, 3 सेकंड के बाद ऐसा हुआ, अब हमने टाइम लगा दिया 4 मिनट 5 मिनट, है कि नहीं, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, अब हम देख रहे कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो चेंज नहीं आने का मतलब क्या, रुक गया। तो इनफैक्ट रुका तो होता नहीं, तो क्या बात करते हैं कि जितना इधर से इधर गया उतना ही इधर से इधर आ गया, इसी को तो हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम लोग बोलते थे केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम लोग बोलते थे फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है, बैकवर्ड का रेट कम है, फॉरवर्ड का रेट थोड़ा और घटा, बैकवर्ड का रेट बढ़ गया, और इस पॉइंट पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट बराबर हो गया, तो वही चीज यहां इक्विलिब्रियम है। इसको बोलेंगे फेज इक्विलिब्रिया, है ना, फेज इक्विलिब्रियम। कि साहब किसी भी सब्सटेंस के फेज में, फेज मतलब स्टेट, जिस स्टेट फिजिकल स्टेट में वो पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, फेज, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जब इक्विलिब्रियम में आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, कि उस टेम्परेचर पे जितना भी टाइम गुजार लो, 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 1 दिन 2 दिन, जितना भी टाइम गुजार लो, अगर टेम्परेचर फिक्स है, ठीक, तो ना सॉलिड का अमाउंट बदल रहा है ना लिक्विड का अमाउंट बदल रहा है। जैसे हम बोले कि अभी बोला था आइस वाटर, अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन कर लें, 0 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट मेंटेन करें, तो तुम जितने दिन के बाद देखो, क्लियर है। तब क्या बात करेंगे हम, मतलब टेम्परेचर अगर मैं मेंटेन कर दिया तो ना हीट दे रहा है ना हीट निकल रहा है, क्लियर। तब क्या बात करेंगे, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री फिक्स कर दिया हमने। जब 0 डिग्री फिक्स कर दिया तो ना तो आइस पिघलेगा और ना पानी बर्फ बनेगा, इनफैक्ट आइस भी पिघल रहा है और पानी भी बर्फ बन रहा है। तो क्या बात करेंगे, जितना आइस पिघल रहा है उतना ही पानी बर्फ बन जा रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा 0। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हुआ, ये तो मतलब है फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें रिसर्च करने से। हम लोग सीधा सीधा क्या जान रहे कि वो टेम्परेचर जहां पे कोई सॉलिड गल जाए, एक लाइन में बात, छोड़ो इन सब बातों को, क्लियर। ये तो बातें हुई कॉन्सेप्चुअली, अपने मुद्दे पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाए सीधा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। बस सीधी बात, जितना मजबूत सॉलिड होगा उतना देर से मेल्ट होगा, क्लियर है। हम किसी भी चीज को हीट देते हैं तो मेल्टिंग हो जाती है, तो जितना मजबूत होगा उतना देर से मेल्ट होगा या उतना हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। तो जितना हायर टेम्परेचर उतना ज्यादा सिस्टम की स्टेबिलिटी, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जब मेल्टिंग होता है इनफैक्ट, तो आप क्या बोलते हो कि वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, है कि नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लेस ऑर्गेनाइज्ड, है ना, स्टेट, या यूं कहो मोर रैंडम स्टेट। दिस वन इज लेस रैंडम स्टेट, है कि नहीं, क्लियर है। यहां मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, यहां लूजली पकड़े हुए हैं, तो जहां लूजली पकड़े हुए हैं वहां पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या, लेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा वहां पे, क्लियर। तो इनफैक्ट हम किसी भी सॉलिड को पिघलाते हैं, लिक्विफाई करते हैं, ठीक, मेल्ट करते हैं, तो होता क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, उसके बीच का एटम दूर दूर होने लगता है, क्लियर। तो जितना ज्यादा उस सॉलिड की लैटिस एनर्जी होगी, सॉलिड स्टेट में एक चीज पढ़ते हम लोग, लैटिस एनर्जी, है ना। तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उस सब्सटेंस का उतना मुश्किल से वो पिघलेगा, क्लियर, उतना मेल्टिंग हाई होगा। बस एक चीज को पकड़ लेना है, क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, हाँ, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। अब नो डाउट लैटिस एनर्जी होती क्या है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, तब क्या बात करेंगे हम लोग, मतलब डिफाइन करेंगे क्रिस्टल लैटिस एनर्जी को, तब क्या बात करेंगे, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सप्लाई की जाए 1 मोल ऑफ लैटिस को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी,
क्लियर है? अब कोई भी सब्सटेंस का लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा कि वो लैटिस कितना मजबूत है, और वो लैटिस की मजबूती किस पे डिपेंड करेगी, तो बोलेंगे कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है सिस्टम, कितना ज्यादा सिस्टम सिमेट्रिकल है। जैसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो, अगर मैंने बोल दिया ये ऐसा मैंने प्रेजेंटेशन लिया, एटम्स का ऐसा प्रेजेंटेशन लिया है ना, ये एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं, एक सिमेट्री ये है, मतलब एक प्रेजेंटेशन ये है। दूसरा तरीका एटम्स के अरेंज होने का ऐसा होता है कि अब हम इसको ग्रुप्स में रखने लगे, है ना, ऐसा। तो मुझे बताओ ये वाला की इफिशिएंसी ज्यादा है या इस वाले की पैकिंग इफिशिएंसी ज्यादा है? लेफ्ट वाले की पैकिंग इफिशिएंसी ज्यादा है। इसका मतलब ये सिस्टम मोर सिमेट्रिकल है। क्लियर है? ठीक। तब क्या बात करेंगे, जितना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगी। क्लियर? तो यहां से अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर दी जाए तो क्या बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? ठीक। अब अगर हम बोल रहे हैं कि ये लैटिस बनाता कौन है, तो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस, ये तो मिलकर लैटिस बनाते हैं। क्लियर? अब वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एटम तो सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, आयन भी स्फेरिकल है, लेकिन हम लोग बात करें मॉलिक्यूल की तो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कैसा है ना। तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो हम क्या बात करेंगे, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, सिमेट्री, या यूं बोलो एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही तो, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल ही तो मिलकर के सॉलिड बनाएगा। तो वो मॉलिक्यूल अपने आप में जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना अच्छे तरीके से पैकिंग होगा, और जितना बढ़िया तरीके से पैकिंग हुई उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगी, और जितना ज्यादा एफिशिएंसी हुई उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी हुई उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो मान लो जैसे हमने बात किया कि 1 2 3 4 ऐसा, यह है ब्यूटेन। अगला बोला 1 2 3, ये है ब्यूटेन, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तब क्या बात करेंगे इन दोनों में, तो हम क्या बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और इसकी बात करेंगे तब क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो ये सिस्टम ज्यादा स्फेरिकल होता चला जा रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर स्फेयर है, 3 डायमेंशनल बॉडी में कोई स्फेयर है, तो स्फेयर से ज्यादा सिमेट्री कोई होता ही नहीं। स्फेयर इज द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इन अमंग 3 डायमेंशनल बॉडीज। क्लियर है? ठीक है। तब क्या बात करेंगे, ये सिस्टम ज्यादा स्फेरिकल हो रहा है, तो बोलेंगे दैट इज मोर सिमेट्रिकल, तो उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 पेंटेन, और अगला पेंटेन 1 2 3 4 आइसोपेंटेन, और अगला पेंटेन ऐसा नियोपेंटेन। क्लियर? अब इसकी बात करें और इसकी बात करें तब क्या बोलेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा है, सिस्टम सिमेट्रिकल होता चला जा रहा है। मतलब क्या, स्फेरिकल हो रहा है। यहां पे सिस्टम ज्यादा स्फेरिकल हो रहा है। ठीक? क्लियर? तब क्या बात करोगे, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता चला जा रहा है। जितना ज्यादा सिमेट्री उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अब ठीक है, वो तो सिमेट्री से समझ में आया। यहां से क्या बात समझ में आई कि अगर ओपन चेन सिस्टम है तो सिस्टम में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है और यहां ब्रांचिंग बढ़ी, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा सिस्टम सिमेट्रिकल, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग ग्रेटर विल बी मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग। क्लियर? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग। किसमें? इन अल्केन लिख दो सीधा सीधा, है ना। जनरली अल्केन की बात की जाए तो अल्केन या ओपन चेन सिस्टम, कोई भी जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा सिस्टम स्फेरिकल होने लगेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत। यही चीज आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग के उल्टा होगा। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, देखेंगे बाद में हम लोग। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? अब मान लो हमने आपसे बोला कि साहब एक तो ये सिस्टम था, अब हमने कह दिया कि एक तो ओपन सिस्टम है, क्या है,
एक तो ओपन सिस्टम है और दूसरा क्लोज्ड सिस्टम है। तो अगर हम बोले हाँ साइक्लिक और असाइक्लिक, तो बात करें कौन ज्यादा सिमेट्रिकल, लेट वी हैव कार्बन 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 ऐसा सिस्टम, ठीक, और अगला ऐसा सिस्टम है ना। सिमिलरली 1 2 3 4 ऐसा सिस्टम, ठीक, और यही बोल दें ऐसा सिस्टम, ठीक, 1 2 3 4 5 ऐसा सिस्टम, और यही बोल दें साइक्लोपेंटेन बना करके ऐसा सिस्टम। अब बोलें कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है, तब क्या बोलेंगे साइक्लिक वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है, किससे, ओपन चेन से। क्लियर है? तब क्या बोलेंगे, इट विल बी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइक्लिक नेचर। क्या बोलोगे, साइक्लिक नेचर, ठीक। तो साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन से ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, यस और नो? क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगली बात हम उठाते हैं यहां पे कि मान लो एक सिस्टम है अपना एलिफेटिक, क्या है, और दूसरा सिस्टम है एरोमेटिक, है ना। एक सिस्टम अपना क्या है, एलिफेटिक, मान लीजिए कि लेट वी हैव हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये भी साइक्लिक, और दूसरा ये बेंजीन उठा लिया। क्लियर? या यहीं पे ले लो, लेट वी हैव साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक, और यहीं पे बेंजीन। अगर इन दोनों में बात की जाए तब क्या बात करेंगे, हाँ एरोमेटिक है कि नहीं। तब क्या बोलेंगे अगला पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। क्लियर? जितना ज्यादा सिस्टम में एरोमेटिसिटी आएगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज्यादा स्टेबल सिस्टम उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। अब पढ़ेंगे जीओसी में इनफैक्ट हम लोग एरोमेटिसिटी क्या होता है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होता है, बट इतना अभी हम लोग जान रहे हैं। क्या, अगर सिस्टम एरोमेटिक हुआ देन दैट विल बी मोर स्टेबल देन एलिफेटिक सिस्टम। तो इतने सारे पॉइंट्स को याद रखना है। इन सारे पॉइंट पे क्या डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये दोनों तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, इसी पे तो ये सब डिपेंड कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री, दूसरा बोला क्या, ब्रांचिंग, तीसरा क्या बोला, साइक्लिक, और चौथा क्या बोला, एरोमेटिसिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक। अब मान लो अभी हमारा मुद्दा क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये सारी बातें करना है ना। ये तो नॉर्मली सब चीज में बात हो गई। अब हमने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसी को बात करनी है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि इन्हीं सारे चीजों को जीआई में लगा करके सर्च करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वाकई में जीआई का नेचर अलग अलग होगा, या यही मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग आइसोमर का सच में अलग होगा। सो लेट अस सी। मान लो आपसे किसी ने बोला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा सिस्टम, यहां लिया हाइड्रोजन, यहां लिया क्लोरीन, यहां भी लिया हाइड्रोजन और यहां लिया क्लोरीन, कोई दिक्कत? अगला सिस्टम सी डबल बॉन्ड सी, यहां है हाइड्रोजन और यहां है क्लोरीन, ठीक, और इस वाले में यहां है क्लोरीन और यहां है हाइड्रोजन। आपसे को पूछ रहा है जैसे सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड C और यहां CH3, ठीक, ब्यूटीन है ना। तो यह है सिस 2 ब्यूटीन, है कि नहीं। और अगला CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H ऐसा ट्रांस 2 ब्यूटीन। बोला इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्री। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे। जो ज्यादा सिमेट्रिकल क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। बोलो ये तो सिस है, ये वाला क्या है, सिस, और ये वाला क्या है, बोलो सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा सिमेट्रिकल, सिस और ट्रांस में सिमेट्रिकल कौन ज्यादा, बोलिए। सिमेट्रिकल डिपेंड किस पे करेगा, कोई सिस्टम कितना ज्यादा सिमेट्रिकल है ये किस पे डिपेंड करेगा, बोलो। एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल, वो डिपेंड करेगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पे। किस पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हम लोग आगे चलकर ऑप्टिकल में पढ़ेंगे। एक होता प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है ना, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 4 टाइप की सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे जब आएगा तब। तो अभी तुम्हें फोटो देख करके क्या लग रहा है, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल? तो देखने में हमें क्या लगता है सर, सिस। देखने में क्या लगता है, सिस, नो डाउट। क्लियर? बट जरा देखना सिस में कौन कौन सा सिमेट्री है, तो बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है ही, यहीं से बीचों बीच एक एक्सिस लगा देंगे तो ऐसे पलट जाएगा।
तो बोलेंगे यस, इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है। ठीक, व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलेंगे ऐसा वाला प्लेन लगा तो कट जाएगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो क्लियर। अब बोल, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं? स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट जितने लाइन पास किए जाए, हर लाइन के अबाउट इक्वल पोजीशन पे इक्वल ग्रुप मिले। तो हम कह रहे हैं अगर इसके अबाउट हमने ऐसा लाइन पास कर दिया तो इधर तो मिला क्लोरीन, क्या उधर क्लोरीन मिला? हमने इधर लाइन पास कर दिया तो इधर तो मिला क्लोरीन, क्या उधर क्लोरीन मिला? नहीं मिला। तो क्या इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे? नहीं। याद रखना, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी में नहीं होता है या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, दोनों का होना है। जब पीओएस सीओएस होगा तभी डबल एओएस होगा। अब क्या होता है डबल एओएस, वी विल चेक, बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सिस वाले में कितना कितना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हुआ? बोलेंगे 2। कितना हुआ? 2। अगली बात ट्रांस की। क्या ट्रांस में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? बोलो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोलता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट घुमा दे, है ना। तो यहां से तो बोल दिए ऐसे वाला एक्सिस पास कर दिए और इस एक्सिस के अबाउट इसको पलटा दिए, है कि नहीं? तो फिर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ गया। या हाइड्रोजन ऊपर इधर, ये क्लोरीन इधर। बट क्या यहां से कोई एक्सिस है? बोलेंगे बिल्कुल है। कौन सा? ऐसा वाला एक्सिस, है ना, ऐसा। अब जब यहां से घुमाएंगे तो 180 पे ये पलटेगा और 180 पे ये पलटेगा। क्लियर है? तो यहां से भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? तो बोलेंगे यस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है। व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? तब क्या बात करेंगे? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होता ही होता है। अब यहां प्लेन आपको क्या दिख रहा था? ऐसा, नो डाउट ऐसा कोई प्लेन यहां नहीं है, यहां कोई प्लेन नहीं। अब कैसा प्लेन है मैं भी आपको दिखाता हूं, जरा वीडियो को पॉज करके। हाँ भाई देखो, मैंने क्या बोला कि वाला तो आपको क्लियरली दिख गया। अब हम बात कर रहे हो ट्रांस की। तो आप कह रहे हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा प्लेन पास किया तो हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग। ठीक, अगर हमने ऐसा प्लेन कर दिया तब भी बोल रहे ऊपर तो क्लोरीन है नीचे तो हाइड्रोजन है, इसका रिफ्लेक्शन यहां नहीं मिला, तो इसलिए इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लानर है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये sp2 है, sp2 है तो ये वाला एक प्लेन में, और ये भी sp2 है तो ये वाला एक प्लेन में। तो नो डाउट ये सब का सब एक प्लेन में, मतलब पूरा सिस्टम सिमेट्री मतलब प्लानर है। जब भी कोई प्लानर बॉडी हो इसका मतलब वो 2 डायमेंशनल बॉडी है, कुछ ऐसा। यही तो है ना, कार्बन और ये बीच का डबल बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड है, और ये वाला एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड। अब सिस ट्रांस से मुझे मतलब ही नहीं है, हम दूसरी बात कर रहे हैं। क्या कि ये प्लानर है कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे प्लानर है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर बीचों बीच इसको ऐसा काट दिया जाए तो ये 2 हाफ में कटेगा, ये 2 हाफ में कटेगा, ये भी 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 2 हाफ में कटेगा। एटम के अक्रॉस काटेगा, बिल्कुल एटम के अक्रॉस बीचों बीच ऐसे। तो यहां से काटेंगे तो ये पूरा कटा, ये वाला भी कटा, तो आधा उधर निकल जाएगा और आधा इधर निकल जाएगा। क्लियर? ठीक, तो क्या ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बीचों बीच कट गया? क्लियर? मतलब ये ऐसा है और ऐसा हमने बीचों बीच काट दिया तो पूरा मॉलिक्यूल कट गया ना। अगर ये मॉलिक्यूल कट गया तो बिल्कुल ब्रेड जैसा हो गया, स्लाइस जैसा। ब्रेड की जो स्लाइसिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्लाइस कट प्लेन, इसी का नाम है मॉलिक्यूलर प्लेन। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर प्लेन या स्लाइस कट प्लेन। तो याद रखना, जब भी कोई मॉलिक्यूल अगर प्लानर हुआ तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक प्लेन होता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइस कट प्लेन। कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लानर है, जैसे ये मॉलिक्यूल प्लानर है, ये सिस्टम प्लानर नहीं है, ये एटम तो स्फेरिकल है, बट ये सब के सब एटम एक ही प्लेन में तो हैं। क्लियर? इसका मतलब जब सबको काटा जाएगा तो जमीन से दूरी तो सबकी बराबर है ना। जब सबकी बराबर है तो जब प्लेन काटेंगे तो सब बराबर जगह पे कटेगा, तो ये भी इक्वल हाफ में, 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 ये भी इक्वल हाफ में। तो इसका मतलब 2 सिस्टम निकल जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? मिरर इमेज, मतलब इक्वल हाफ में कट जाएगा। अगर किसी भी चीज को इक्वल हाफ में काट सके तभी तो हम बोलेंगे उसके अंदर से प्लेन पास कर रहा है। जैसे हम लोग ऐसा काटते तो बोलते ये वाला, जैसे इसमें अगर यहां से काट देंगे
तो ये दो अलग, मतलब कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन दो अलग अलग में कट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज ही तो है। यहां बोला ऐसा कोई प्लेन नहीं, ना तो ऐसा ना तो ऐसा। चूंकि ये 2 डायमेंशनल है तो बिल्कुल ऐसे काट देंगे। क्लियर? बिल्कुल यहां से ऐसे काट देंगे, तब क्या बोलेंगे? या इसको समझ ऐसे, तुम्हें अगर दिख रहा है तो ये सिस्टम तो दिख रहा है, तो मैं एक प्लेन में बोलेंगे ऐसे काट देंगे, तब क्या बोलेंगे? ऐसे काटेंगे तो सबका सब इक्वल हाफ में, 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्लाइस कट प्लेन। क्या बोलते हैं? स्लाइस कट प्लेन। क्लियर? तो नो डाउट इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हुआ। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो मैंने बोला ये तो सेंटर है, इसको अगर हमने पास किया तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे ये क्लोरीन है और इक्वल डिस्टेंस पे ये भी क्लोरीन है। क्लियर? यहां से कोई पास किया तब तुम क्या बोलोगे? इक्वल डिस्टेंस पे ये हाइड्रोजन है और इक्वल डिस्टेंस पे ये हाइड्रोजन है, इसके अलावा कहीं कोई एटम है ही नहीं। आप प्लेन, आप जितना भी लाइन पास कर लो, हर एटम मिलना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां हमने पास किया, यहां मिला क्लोरीन, वहां मिल गया हाइड्रोजन, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल एटम, तब क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसा समझना, ऐसा समझना। कटिंग तो नहीं है? क्या कह रहे हैं? नहीं, कटिंग नहीं करना, कटिंग नहीं करना है। आपको उस पॉइंट से लाइन पास करनी है और हर लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल एटम दिखना चाहिए। मैंने बोला ये पॉइंट है, ऐसे गए, इधर मैंने बोला ए है, इधर बोला ए है, दोनों डिस्टेंस बराबर, एटम बराबर। हमने बोला एक ऐसे ऐसे पास किया, ये बी है और ये भी बी है। क्लियर? अगला बोला ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है और यहां सी है और यहां डी है। अब क्या बोल रहे हैं? एक लाइन फॉलो कर गया, दूसरा लाइन फॉलो कर गया, बट तीसरा लाइन फॉलो नहीं किया। क्लियर? जैसे एक भी लाइन फॉलो नहीं किया, बोलेंगे दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ मारी बात? क्लियर? अगर हर लाइन फॉलो कर जाता, यहां भी सी होता, तब बोलते ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? इसकी और डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग कहां? जब हम लोग ऑप्टिकल पढ़ेंगे तब। खैर, क्लियर है? सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया? समझिए, पढ़ने दो बेटा। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया? तो क्या दिख रहा है? इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी। हमने बोला जब ये दोनों हो तो डबल एओएस बाय डिफॉल्ट होगा, तब क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। मुझे बता, सिस में कितना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हुआ? बोलेंगे ओनली 2, है कि नहीं? और ट्रांस में कितना हुआ? बोलेंगे 4। और जितना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वहीं से डिसाइड करते हैं एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री। ग्रेटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ग्रेटर विल बी एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखने में नो डाउट लगता है सिस, बट होता कौन है? ट्रांस मोर सिमेट्रिकल। तो अगर ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल हुआ तो बता बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? किसका? ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट सिस से। सेम बात यहां फॉलो हो जाएगी, है कि नहीं? ये वाला कौन सा है? सिस, है ना? और ये वाला कौन सा है? तो बोलेंगे ट्रांस। विच वन इज मोर सिमेट्रिकल? दिस वन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। हाँ बिल्कुल, जहां सिमेट्री बढ़ गई वहां का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब आप तो अलग अलग चीजों से चेक कर रहे हो ना। अब साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में बात करेंगे तो वहां सिमेट्री थोड़े देखेंगे। हाँ बिल्कुल, सिस और ट्रांस में यहां बात आएगी सिमेट्री की। बिल्कुल सिमेट्री बिल्कुल हर जगह फॉलो करेगा। क्लियर? ऑलवेज ट्रांस विल बी मोर सिमेट्रिकल देन सिस। क्लियर? तो क्या पता चला? ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये था, ये कहानी थी अपनी किसकी? मेल्टिंग पॉइंट की। के साथ मेल्टिंग पॉइंट जब भी चेक करना है तो उन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करनी है। और मेन मुद्दा अपना क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या बोला हम लोगों ने? ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे? सिस से। इतनी बात हमेशा के लिए याद रखनी है, ठीक? अगर बोला जाए एक साइक्लिक है दूसरा ओपन चेन है, तब तुम क्या बोलोगे? साइक्लिक वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे? ओपन चेन से। क्लियर? दो सिस्टम, दोनों का दोनों ओपन चेन, तो एक ओपन चेन में सिंपल ओपन चेन है और दूसरा ब्रांच चेन है, तब क्या बोलेंगे? जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा स्फेरिकल, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरा प्रॉपर्टी है अपना, सेकेंड वन इज डायपोल मोमेंट। पहले डायपोल पढ़ लेते हैं क्योंकि डायपोल मोमेंट डिसाइड करेगा बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टी पे। वैसे तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में और पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, है ना?
डायपोल मोमेंट। ठीक है, उसी का रिवीजन करते हैं हम लोग फिर से। डायपोल मोमेंट होता क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, है ना। फिजिकली मैथमेटिकली इनफैक्ट इसका डेफिनेशन क्या बोलते हो, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, है ना। डी बोलो, एल बोलो, कोई भी डिस्टेंस। क्लियर, क्या बोला जा रहा है इनफैक्ट कि जब भी कोई दो पॉइंट चार्ज, कोई भी दो पॉइंट चार्ज, है ना, अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, सेपरेटेड है एक डिस्टेंस डी से, तो इस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं डायपोल। इस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं ना। क्लियर, और इसका जो मोमेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। क्लियर, नो डाउट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस से माइनस की तरफ। फिजिक्स में इसको उल्टा बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हो फिजिक्स वाले जाने, अपना मुद्दा है क्या, ये एक चीज को बता रहा है क्या। केमिस्ट्री में हम जस्टिफिकेशन देंगे, क्या जस्टिफिकेशन देंगे, ये बताता है शिफ्टिंग ऑफ चार्ज को, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्या, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये बोलेंगे ऐसा, ऐसा साइन लेते हैं हम लोग, ठीक, और यहां टेल पे लगाते हैं कट, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसा एक वेक्टर दिखाएंगे। क्लियर, ये है अपना डायपोल मोमेंट। कोई दिक्कत, मान लो अपना HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, तो हम क्या बोलेंगे, HCl मॉलिक्यूल ये रहा। अब इसके अंदर डायपोल मोमेंट है कि नहीं, अभी देखेंगे डायपोल मोमेंट कहां से आता है ना। तब क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट होने के लिए पहले तो इसको डायपोल होना चाहिए, तो डायपोल होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों, यहां डेल्टा माइनस है और यहां डेल्टा प्लस है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है, तो बोलेंगे एक मोमेंट है इधर। क्लियर है कि नहीं, तो ये क्या है, डायपोल है और इसका एक डायपोल मोमेंट है। कोई दिक्कत, ठीक। तो इसका मतलब जब भी हमें डायपोल मोमेंट सर्च करना है तो एक डायपोल आपको दिखना चाहिए। डायपोल दिखने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो सिस्टम में एक जगह प्लस और एक जगह माइनस चार्ज होना लाजिम है, देखेंगे अभी। क्लियर, ठीक। सो इसका डेफिनेशन आप क्या बोलते हो मैथमेटिकली, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। कोई दिक्कत, ठीक। अब ये क्या है, तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। और ये क्या है, तो बोलते हैं डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, और ये तो डायपोल मोमेंट है ही अपना। कोई दिक्कत, ठीक है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि साहब कोई दो डायपोल मोमेंट है ना, कोई दो डायपोल दिया हुआ है, ठीक, उन दोनों का सम निकालना है। इफ वी हैव μ1 एंड μ2, μ1 और μ2 कोई दो डायपोल मोमेंट है। क्लियर, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों डायपोल के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो, म्यू रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखते हैं, तब लिखते हैं क्या, अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, है ना रे, ये लिखते हैं हम लोग। यहां से अब अपना काम चलेगा, ठीक है। चलिए, तो पहली बात क्या पता चली कि साहब डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है कैसे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत, ओके। और म्यू रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो अभी बोला क्या, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, यही तो है। क्लियर, अब यहां से एक बात समझना, रिजल्टेंट से मान लो पहला केस लिया हमने, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कितना, मान लो ऐसा बोला कि एक वेक्टर ऐसे और दूसरा भी ऐसे ही है, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। जैसे ही थीटा 0 तो cos 0 कितना, cos 0 कितना, 1 बोलते ना। क्लियर, तो जैसे ही तुम इसके अंदर 1 लिखे तो म्यू रिजल्टेंट कितना आ गया, बोलो क्या बोलेंगे, μ1 का स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 μ1 μ2
है ना, तो ये सीधा सीधा μ1 प्लस μ2 ही तो हो जाएगा का होल स्क्वायर। क्लियर, ये निकलेगा और बाहर आकर के हो जाएगा क्या, μ1 प्लस μ2 खत्म हो जाएगा ना, μ1 प्लस μ2। ओके, अगला बोला इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब cos 90 क्या होता, तो क्या बोलते हैं 1, है ना, सॉरी 0 है ना, 0। क्लियर, ठीक है। तो इस केस में म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, ये तो 0, तो यहां μ1 स्क्वायर प्लस μ2, यही ना, मैंने बोला इसको म्यू रिजल्टेंट प्राइम। ठीक, तीसरा, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री एंटी पैरेलल, तब क्या हो जाएगा cos 180 कितना होता, -1, यही ना। अब अगर ये -1 हो गया तब तुम क्या बोलोगे, μ1 माइनस μ2, मतलब ये तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, तब क्या बोलेंगे, और म्यू रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू क्या, हाँ, अंडर रूट μ1 माइनस μ2 का होल स्क्वायर, यही तो। कोई दिक्कत, अब ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन ये थी, अगर ये म्यू था और ये भी म्यू था और थीटा 0 था तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 2 म्यू, ये ना। क्लियर, अगली कंडीशन क्या बोल रहे, अभी हमने μ1 μ2 लिया, अब अगर हम दोनों को सेम ले लें मैग्नीट्यूड, ठीक, अब दूसरा बोल रहे एक इधर और एक इधर, तो ये भी अपना क्या है μ1 और ये भी क्या है μ2, तो इसको भी अब दोनों को बोल दिए म्यू, यहीं से तो आएगा, है ना। तो अब रिजल्टेंट क्या है, बोलो, रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू, मतलब दूसरा वाला भी म्यू स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर, और जब ये निकला बाहर से तो क्या निकला, म्यू तो निकला, और क्या बच गया, म्यू रूट। कोई दिक्कत, ठीक। अगला क्या बोले कि एक तो है इस डायरेक्शन में और एक तो है इस डायरेक्शन में, और दोनों का दोनों क्या बेटा, म्यू है। अगर दोनों म्यू है तो रिजल्टेंट क्या हो गया, गुल्ला, सन्नाटा ना। क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट खत्म, नेट डायपोल मोमेंट 0, नेट डायपोल मोमेंट। इतनी बात तो इंडिविजुअल समझ में आई, हमें ये सब कैलकुलेशन थोड़े ना करना, गणित का काम अपना नहीं है, गणित का काम किसका है, फिजिक्स वाले का। अपना काम क्या है, मुद्दा समझने का, किसमें, मॉलिक्यूल्स की भावनाओं को समझो, किस बेसिस पे, इन सब की बेसिस पे। अपना काम इसका ज्ञान नहीं है, ठीक। अगर होगा भी फिजिकल केमिस्ट्री में बोलेगा कि भाई साहब इतना एंगल दिया है ना, इतना बॉन्ड मोमेंट दिया, सॉरी इतना बॉन्ड लेंथ दिया है, निकालो, तो वहां काम करना है, यहां थोड़ी काम करना है, यहां तो समझना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। इतने से ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्या पता चला। चलो अगर मैं इसकी बात कर दूं, व्हाट अबाउट म्यू रिजल्टेंट म्यू आर प्राइम और ये म्यू आर डबल प्राइम, क्या ऑर्डर है इसका, कौन बड़ा कौन छोटा, म्यू आर डबल प्राइम सबसे, यस और नो, क्लियर। इनफैक्ट वो 0 हो जाएगा जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तब। क्लियर, ऐसा ऑर्डर है। इसका मतलब क्या पता चला, थीटा तो बढ़ रहा था, थीटा तो थीटा बढ़ने से रिजल्टेंट क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, म्यू रिजल्टेंट या नेट म्यू डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट क्या बोलोगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा। क्लियर, अपना मुद्दा बस इतना है, क्या कि हम तो एंगल देखेंगे और आंसर मारेंगे। क्लियर, हाँ, जितना कम थीटा हो उतना ज्यादा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, जितना फैल गया उतना कम डायपोल मोमेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, नहीं डिस्टेंस नहीं बढ़ा, गैप बढ़ा। डिस्टेंस का मतलब तो ये रहा, डिस्टेंस का मतलब तो जितना लेंथ है, डी नहीं बढ़ रहा। बोल रहे एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, दोनों जब वेक्टर इधर है, दोनों वेक्टर इधर है, तो बोलेंगे 0। हाँ, गैप का बढ़ने का मतलब ऐसा, जैसे इतना बढ़ता चला गया तो रिजल्टेंट क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे ये ऐसा हो जाएगा तो बोलेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब क्या, 180 खत्म। अभी देखेंगे हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है। इसके अलावा दूसरा ज्ञान और लेना है, क्या लेना है, मिटाओ इन सबको। तो यहां से ओवरऑल अपने पास एक ही बात पता चली। क्या बात पता चली, मतलब इससे, इस वाले फॉर्मूला से क्या पता चला कि भाई साहब एंगल जितना बढ़ा दोगे, एंगल जितना बढ़ा दोगे उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। म्यू नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
थीटा। ये सर नो। यस सर। अब दूसरी बात, अब हमें इस फॉर्मूला पे आना है। यहां से देखो, डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे, है कि नहीं? डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ध्यान से, केमिस्ट्री में आने के बाद अक्सर बच्चा यही इसी पे फोकस करता रहता है। अक्सर चार्ज पे ही ध्यान देते हैं, डिस्टेंस को भुला देते हैं, और वहीं पे कभी कभी मामला हो जाता है गड़बड़। समझ रहे? क्या? नो डाउट चार्ज का तो फैक्टर है ही, और डिस्टेंस का भी फैक्टर है। डिस्टेंस कौन है तुम्हारा? तो बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यही है ना? क्या है? और ये चार्ज कहां से आएगा? इनफैक्ट किसका निकालते हो तुम? तो बोलेंगे कोवेलेंट सिस्टम में निकालते हैं। तो कोवेलेंट सिस्टम में क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है? नहीं, शेयरिंग है। तो वहां पे ज्यादा इतनी तो बात हो सकती है कि दो अलग अलग एटम, है कि नहीं? अलग एटम होगा तब खिंचाता नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। क्लियर? तो इसका मतलब क्या कि ये कहां से आता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से। कहां से आता है? अरे सोच के देख, एक बार बोला मैंने HF और एक बार बोला मैंने HCl, ठीक? यहां है चार्ज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐसा, यहां तुम क्या बोलोगे? ऐसा नहीं बोलोगे क्या? क्यों मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 4 यूनिट और इसकी है 3 यूनिट, और ये दोनों तो सेम ही ना है, इसकी तो 2 यूनिट फिक्स है। तो यहां का डिफरेंस कितना हुआ? 3 माइनस 2 1 का, और यहां का डिफरेंस कितना हुआ? 4 माइनस 2 का। क्लियर? तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, जितना ज्यादा शिफ्टेड उतना ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। क्लियर? तो यहां से क्या पता चला? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इतनी बात क्लियर है? एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब ध्यान से, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड? व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या? लेंथ ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड होता है क्या? 2 एटम के बीच में जो कॉम्बिनेशन है उसी को तो बॉन्ड बोलते हो। तो इनफैक्ट 2 एटम ही तो हैं, तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को ही तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा हो, कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी तो कम होना चाहिए ना? क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होगा तो हाँ, क्यों कम होना चाहिए? अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा दोनों एटम के बीच में, हाँ, तो क्रॉस आएगा दोनों। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो वो तो डिपेंड करेगा साइज पे। वो तो तब ना जब सब कुछ साइज सबका बराबर हो, तब ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। HF मॉलिक्यूल कोई भी, जैसा HF HCl है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। असल चीज बॉन्ड लेंथ क्या, हमको वो ना समझना है। वो तो बाद में तीसरी बात लगाएंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फर्क आएगा तब। वो सब बात कब? जब साइज बराबर हो तब, है कि नहीं? जब साइज ही बढ़ गया, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दे हम फ्लोरीन के साथ, ठीक, और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दे आयोडीन के साथ। क्लियर? तो अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन लोगे, तो आयोडीन का साइज बड़ा है ना, हम कहेंगे नहीं, हमने साइज तो रख दिया बड़ा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत बढ़ाते हैं उसका, फ्लोरीन के बराबर करते हैं। मान लो फ्लोरीन का है 4 और हम कहते हैं आयोडीन का भी 4 होता है, मान लिया हाइपोथेटिकली 4 कर दिया, मुझे बताओ, तो क्या अब हमें दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर बोल देते हैं? है ना? तो किस पे, इनफैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? असल चीज क्या है? बॉन्ड लेंथ। असल चीज बॉन्ड लेंथ क्या है? तो हम क्या बात करेंगे? एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों जुड़ा हुआ है, अंदर का डिस्टेंस बड़ा होगा ना। क्लियर? 2 एटम मिलकर के तो मॉलिक्यूल बना रहे। जैसे अपना हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो इतना ही बड़ा है ना, तो फ्लोरीन से जुड़ा तो फ्लोरीन ऐसा है ना, और यही हाइड्रोजन जब आयोडीन से जुड़ेगा या ब्रोमीन से जुड़ेगा तो ऐसा ना, या क्लोरीन से जुड़ेगा तो बड़ा वाला ना। तो इसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का और इसका न्यूक्लियस फ्लोरीन का, यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये मान लो क्लोरीन का न्यूक्लियस, तो ये HF का बॉन्ड यही तो हुआ और HCl का बॉन्ड यही तो हुआ। क्लियर है? तो ये L है और ये L प्राइम है, सो ऑब्वियसली L प्राइम इज ग्रेटर देन L। व्हाई? बिकॉज इसका साइज ना बड़ा हो गया। चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज पे क्या का डिपेंड? चार्ज पे क्या का डिपेंड? डिपेंड तो कर रहा है साइज पे। सेपरेशन होता ही नहीं है 2 एटम के बीच में, बॉन्ड में दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होता। सेपरेशन का मतलब क्या? हम वो वाला गैप नहीं ले रहे कि एक एटम ऐसा है एक एटम ऐसा है, दोनों के बीच में धागा थोड़े बंधा हुआ है।
नहीं है यार, दोनों बिल्कुल ही नहीं 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 नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं करते। वो तो मेटेलिक रेडियस, उसमें फिर बातें होती हैं। उसमें बात होगी एक कोवेलेंट रेडियस, एक मेटेलिक रेडियस, एक वंडरवॉल रेडियस, तो उसकी फिर अलग कहानी बन जाएगी, कितने का गैप है। ठीक है, तो इनफैक्ट बॉन्ड लेंथ हम लोग कहते हैं किसको है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को। अब चाहे वो चिपका हो चाहे वो दूर हो, वैसे भी डोमिनेंट साइज हो जाएगा। होना तो साइज पे ही है। चाहे वो अगर मान लो ये दोनों चिपका हुआ नहीं हो, ये तो बात कर रहे, मान लो हटा ही हुआ है, तो फिर भी इसका साइज जितना बड़ा होगा तो न्यूक्लियस तो उधर भागेगा। क्लियर है? तो किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड लेंथ, साइज पे। तो यहां हम क्या बात करेंगे, ये म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ का मतलब साइज। क्लियर? तब यहां से क्या बात करेंगे, कि म्यू और किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलिए, म्यू और किस पे डिपेंड कर रहा है? तब बोलेंगे साइज, एटॉमिक साइज। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो म्यू है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? तो बोल रहे हैं पहले चार्ज पे, और चार्ज वाला फैक्टर कौन लाया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। और डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस वाला फैक्टर कौन लाया? बॉन्ड लेंथ। एंड बॉन्ड लेंथ इज इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये वही बात। डन? ठीक, कोई दिक्कत? तो अब यहां से हमें ओवरऑल क्या बात करनी है? अगर अपने पास सिंपली डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाँ डायएटॉमिक अगर मॉलिक्यूल है, डायएटॉमिक का मतलब दो एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल, तब तो हम इस नेट की बात ही नहीं करेंगे, एक ही तो वेक्टर होगा। लेकिन अगर डायएटॉमिक से ज्यादा, मतलब एटॉमिसिटी 2 से ज्यादा, पॉली एटॉमिक मतलब ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तब बात करेंगे, नेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल बात करेंगे किसका, कि साहब HF मॉलिक्यूल है ना, HCl मॉलिक्यूल है, HBr मॉलिक्यूल है, HI मॉलिक्यूल है, ऐसा। क्लियर? अब बोलेंगे क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 है कि नॉन जीरो है? तो आराम से हम क्या बात करेंगे, मान लो पहले इसको छोड़ो, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि मान लो एक एटम है A और दूसरा एटम है A। ठीक, लाइक आप A को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, H2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया। अब शेयर करने के बाद दोनों बिल्कुल सेंटर पे होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल। इधर गया क्या? नहीं। इधर आया क्या? नहीं। क्लियर? तो जब भी एटम दोनों सेम होगा, होमो एटॉमिक सिस्टम, तब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी एट द सेंट्रल पोजीशन। ठीक, ये तो हाइड्रोजन था। मान लो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले ली तुम, फ्लोरीन, और इसमें बात कर रहे हैं, तब भी तुम क्या बोलोगे? दोनों को दोनों कहां होगा? सेंटर पे। ये सर ना हो, दो क्लोरीन है तब भी कहां होगा? सेंटर पे होगा ना। क्लियर है? तो जब भी होमो एटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तब तुम क्या बात करोगे? होमो एटॉमिक सिस्टम में देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? होमो एटॉमिक सिस्टम में क्या बोलेंगे? देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ। तो जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ही नहीं हुआ तो इस पे चार्ज क्या आएगा? जीरो। तब क्या बोलेंगे? ये सिस्टम पे चार्ज क्या आएगा? जीरो। यहां क्या आएगा? जीरो। तो कोई भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ले ले, होमो एटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, तब क्या बोलेंगे? उस पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। क्लियर? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। क्लियर? लेकिन अगर हमने जैसे ही हेट्रो एटॉमिक लिया, हेट्रो एटॉमिक, तब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे, है ना, कि मान लो कि अपने पास एक सिस्टम है A और दूसरा है B। ठीक, माना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की B से ज्यादा है, ऐसा। तब बोलेंगे दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया, तो पोजीशन तो मिडिल वाली ये थी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज्यादा बोला है, तो ये इलेक्ट्रॉन A की तरफ ज्यादा लोकेटेड होगा और B से दूर गया। कौन गया है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जिसके पास आएगा उसको क्या बना देगा? नेगेटिव। क्लियर? बट क्या इसने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लिया? नहीं, शिफ्टिंग हुई है थोड़ी, तो पार्शियल चार्ज होगा, कंप्लीट नहीं होगा। पार्शियल को डेल्टा से दिखाएंगे, तो यहां डेल्टा माइनस,
यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, बट पार्शियल तो डेल्टा। पॉजिटिव। क्लियर? जब भी सिस्टम में ऐसा हो जाए तो तुम बोलोगे एक पॉइंट चार्ज तो डेवलप कर गया, एक पॉइंट चार्ज यहां, दूसरा पॉइंट चार्ज यहां, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम दे देंगे डायपोल। क्या नाम दे देंगे? क्लियर? और जब ये डायपोल है तो इसका मोमेंट होना लाजिम है। अब यहां हर जगह वही बात, ये है फ्लोरीन, है कि नहीं, और ये है क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेल्टा माइनस, है ना। ये हाइड्रोजन, यहां डेल्टा प्लस, तो बोलेंगे बिल्कुल शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का ऐसे मोमेंट है कि नहीं। अब यहां अगेन डेल्टा माइनस, अगेन डेल्टा प्लस, ठीक, तो यहां शिफ्टिंग है ऐसे, है कि नहीं। यहां भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा प्लस, फिर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का, फिर मोमेंट ऐसे, यहां भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा प्लस, और फिर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का, फिर मोमेंट ऐसे। क्लियर? अगर डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तब सिस्टम को बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? ठीक। अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ तब सिस्टम को बोलेंगे पोलर। इतनी बात क्लियर है? तो ये सब का सब क्या होगा? पोलर। ये सब का सब क्या होगा? पोलर। ठीक। पहले हम लोग सिंपली समझ तो लें डायपोल मोमेंट, फिर उसको लाएंगे सिस में भी और ट्रांस में भी, अपने मुद्दे पे आएंगे, बट हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से डायपोल मोमेंट समझ रहे हैं एक एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक, कोई कंफ्यूजन समझिए, ऐसा ना करो। क्लियर? ठीक। अब ध्यान से, अगर मैंने बोला इसका डायपोल मोमेंट μ1 है, कितना है? μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है। जरा सा कॉन्सेप्चुअली जवाब देना, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट? μ1 μ2 μ3 μ4। क्या तुम बता पाओगे? जबरदस्ती का जवाब नहीं देना है, कॉन्सेप्चुअली जवाब देना है। क्या ऑर्डर होना चाहिए? एक चीज क्लियर कर दीजिए। हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के ज़्यादा ये है, प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, वो तो डिफरेंस दिया है, तो डोमिनेंट कौन है? बस यही बात है। क्या हम डोमिनेंट डिसाइड कर सकते हैं? आप बताइए तो। आप बोल तो रहे हैं, आप भी आदमी, हम भी आदमी, सोच के देखो, क्या डोमिनेंट हम डिसाइड कर सकते हैं? सोच के देखो। मतलब मुद्दा, हाँ बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल असल चीज पकड़ ली आपने। हाँ बिल्कुल सही बात है कि फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका? हाइड्रोजन ऊपर वाले का सबसे ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट। क्यों? तो सर साइज डोमिनेंट, साइज बड़ा हो तो साइज तो छोटा है इसका, नीचे बड़ा हो जाएगा। यहाँ साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस की भी डिस्टेंस बढ़ा तो मोमेंट बढ़ना चाहिए, और चार्ज जो घट गया। एक जगह तो इलेक्ट्रोनिटी है, दूसरी तरफ आप देखिएगा तो साइज भी है। हाँ बिल्कुल है, वही तो कह रहे हैं, दोनों चीज हो गई ना। अब इसका हम लोग इसका बिल्कुल एक्चुअल प्रेजेंटेशन बनाए तो देखना हम कैसा बना रहे हैं। हाँ कैसे? ये बात कहाँ से लग रहा? वही तो बात है, लगना नहीं है। यहाँ से बात कर रहे हैं क्या, कि मान लो ये HF है अपना, यहाँ रखा हमने हाइड्रोजन, और यहाँ रखा फ्लोरीन। ठीक, अब यहीं पे इसके जस्ट नीचे हमने लिख दिया क्या? H, और यहाँ लेंथ बढ़ा दिया Cl, और फिर यह हाइड्रोजन, और फिर लेंथ बढ़ा दिया तो Br। ठीक, बस प्रेजेंटेशन है। यह हाइड्रोजन और लेंथ बढ़ा दिया तो आयोडीन। ये तो हुआ। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ऑर्डर उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सब में एक मॉलिक्यूल एटम ही, एक एटम हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल, और बाकी साइज पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ गया? चार्ज लेगा कितना ले सकता है, ज्यादा ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन का ही ले पाएगा। डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 यूनिट, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 यूनिट, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.8 यूनिट, है ना, और इस यहाँ पर 0.5 यूनिट। क्लियर? तो यहाँ चार्ज बहुत ज्यादा लेकिन डिस्टेंस बहुत कम, उन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ चार्ज बहुत कम बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। यस और नो? यहाँ अगर हम चार्ज बात करेंगे तो बोलेंगे ऐसा डेल्टा माइनस, और यहाँ डेल्टा प्लस ऐसा, और यहाँ बात करेंगे थोड़ा घटा के लिखेंगे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, और यहाँ थोड़ा और घटा देंगे तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, है ना, और यहाँ करेंगे तो यहाँ और घटा देंगे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, है कि नहीं? ना आयनिक नहीं, कभी नहीं, भूल के भी नहीं आयनिक बोलने, पाप हो जाएगा।
HF आयनिक नहीं कभी नहीं बोलेंगे आयनिक, काय को बोल देंगे आयनिक, तो कोवेलेंट काय को रहता वो तो फजान चचा की बात आएगी। कोई आयनिक आयनिक नहीं होता, कोई कोवेलेंट कोवेलेंट नहीं होता, हर आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर है, हर कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर है, दैट इज फजान्स रूल, है ना। वो तो अलग मुद्दा है, आयनिक भूल के भी नहीं कहेंगे। आयनिक तब कहेंगे जब उसका एग्जिस्टेंस हो जाए इंडिपेंडेंट H+ का। क्लियर है। तो क्या यहां से हम लोग अपने अपने लेवल पे, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। हमें क्या पता है कि कितना चार्ज हो गया? हाँ, एक्सपेरिमेंटली डेटा दे दे, एक्सपेरिमेंटली डेटा दे दे कि भाई साहब चार्ज पहले इतना था, अब घट के इतना हो गया, और लेंथ पहले इतना कम था, अब बढ़ के इतना हो गया, तो हम गणित लगा देंगे सीधा सीधा। या 2 मिनट ऐसे मान सकते हैं। अरे फिर वही वाली बात, फिर वही वाली बात, ले हम बना दे रहे हैं। बताओ जवाब। ये है CHCl3, है ना, ये ले CH3F और CH3Cl। बता किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? उसमें चार्ज निकालना पड़ेगा। अब किसका ज्यादा है? तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन का है ना, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो किसको डोमिनेट किए? चार्ज को, है कि नहीं? बट आंसर होता है Cl। अब ले, उल्टा हो जाता है। हाँ, होता क्या भैया, हम थोड़े कर रहे, हो जाता है, वही तो कह रहे हैं, तो तुक्का ही तो लगाए, हम भी तुक्का ही लगाएंगे। साइंस पढ़ रहे हैं, मजाक थोड़े कर रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात मान लें। क्यों बोला हमने? क्योंकि मेरा रटा हुआ है। क्यों रटा हुआ? एक्सपेरिमेंट ये वैल्यू दिया, एक्सपेरिमेंट ने ये वैल्यू दिया। क्लियर है? हाँ, तुम 10 चीजों को देख लो एक बार कि सबका एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड यही आ रहा, तो वहीं से ना थ्योरी डेवलप की जाएगी। अच्छा, सब में ऐसा महसूस हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि भाई साहब इट डोमिनेट्स, फिर आगे से तब ना बात करोगे क्या भाई साहब ये डोमिनेट करता, अब तुम रट्टा मार लो। एक्सेप्शन दिया है। क्लियर है? ठीक, तो क्या हम खुलकर कैसे बोल सकते हैं नहीं ये वाला मेरा रटा हुआ, तुम रट लो, इसको क्या दिक्कत है? जब भी ऐसा सवाल आए मार देना आंसर। क्लियर है? बट क्या इसमें डायरेक्ट, जैसे हम लोग बात करते हैं किसमें, हाइलाइट्स में बात करेंगे, डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो वहां तुम क्या बोलोगे? वहां एक फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी, दूसरा फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप जब साइज बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी भी घटी, साइज बढ़ गया, है कि नहीं? और साइज बढ़ गया तो हाइड्रेशन एनर्जी भी घटी। अब बोल सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? क्लियर है? तो कैसे बात करेंगे कि दोनों ही तो घट रहा है, दोनों ही तो घट रहा है, कैन वी डिसाइड? बोलेंगे नहीं। फिर तुम एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड देखोगे, सो एक्सपेरिमेंट विल डिसाइड द रिजल्ट। क्लियर है? तो खैर अपना मुद्दा क्या था कहने का कि अगर हमसे यहां बोले तो हम लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं, समझ, रुको ना बेटा, हम लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये बता दिया जाए कि चार्ज तो इतने ही टाइम्स घटा है लेकिन लेंथ इतने टाइम्स बढ़ गया, तब बोलेंगे दोनों तो डायरेक्ट है। मान लो कि अगर कोई बोले आपसे कि चार्ज जो है यहां के मुकाबले में यहां 4 गुना घट गया और लेंथ 8 गुना बढ़ गया, है ना, तब तुम क्या बात करोगे? बोलोगे लेंथ डोमिनेट कर गया। लेकिन बोले कि लेंथ तो 2 गुना बढ़ा, ठीक है, और चार्ज 2.5 गुना घट गया, तब बोलेंगे चार्ज डोमिनेट करेगा। फिर सर ये भी तो देखा जाएगा चार्ज कितना शिफ्टिंग करवाता है। हाँ, वो तो शिफ्टिंग तो यहां से आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है ना, तो हमें ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से चार्ज का आइडिया तो लगा सकते हैं, बट लेंथ हमें थोड़ी पता है। नहीं। क्लियर है? हाँ, अगर हम साइज की बात करें तो नो डाउट क्या बात करेंगे, फ्लोरीन का साइज तो बहुत छोटा है, आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा है, तो हम नो डाउट जानते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज तो बहुत बढ़ गया। तो जब बहुत बढ़ गया तो देखने से क्या लग रहा है कि साइज ही डोमिनेट करना चाहिए, देखने से। क्लियर है? और नॉर्मली जो ट्रेंड फॉलो किया जाता है वो भी यही किया जाता है कि साइज वाला फैक्टर ही डोमिनेट करता है, लेकिन हम अंधाधुन बात नहीं कर देंगे, हमेशा इसको सत्य मान लो। क्लियर? एक्सपेरिमेंट विल डिसाइड वेदर साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा या चार्ज वाला। जनरली अगर लेना है तो हम लोग साइज मान के चलते हैं, क्योंकि साइज का फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। क्लियर है? साइज का फैक्टर बहुत बड़ा आ जाता है, चार्ज का फैक्टर घट रहा है नो डाउट, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम होता है। बट एक्चुअल साइंस की बात हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट विल डिसाइड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप घटते घटते कभी कभी नॉर्मल होने लगता है। क्यों? फिर बात करने लगते हैं वहां पे क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे। क्लियर? तो हमें थोड़ी एग्जैक्ट मालूम है कि कितने से बढ़ गया फिर कहां रुक गया। क्लियर? तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं बोल सकते, बोलेगा कि नॉर्मली बढ़ रहा है तो जनरली आइडिया किसका लेंगे, साइज का। क्लियर है? कितनी बात समझ में आई? तो खैर डायपोल मोमेंट का क्या मामला था, डायपोल मोमेंट का क्या मामला था कि सिंपली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा,
अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तब तुम क्या बोलोगे? डायपोल मोमेंट होगा, उसके अंदर डायपोल मोमेंट होगा, बिकॉज देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है। अब ऐसा ही सिस्टम ट्राई एटॉमिक सिस्टम ले लिया जाए मान लो, तो फिर हम लोग वहां क्या निकालेंगे? एक से ज्यादा वेक्टर होगा, है कि नहीं? एक से ज्यादा वेक्टर होगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक अपना टाइम हो गया, 1 घंटा को बस खत्म करते हैं। एक एग्जांपल अपना BeCl2, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, क्या बोलेंगे? इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका वेक्टर इधर, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका वेक्टर इधर। अब देखते ही क्या बोले? एंगल कितना? 180, तो क्या बोलोगे? म्यू नेट क्या बोलोगे? 0। सिमिलरली मान लो अपने पास है BF3, तब क्या बोलेंगे? ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब सिस्टम ही सिमेट्रिकल मिल गया ना, तो हम क्या बोलेंगे? इसका क्या करोगे? कंपोनेंट तोड़ोगे, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे ऐसे इधर और इधर नीचे, सेम इसका कंपोनेंट तोड़ोगे इधर और किधर नीचे। क्लियर? तब क्या बात करेंगे? ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और ये दोनों मिलकर के इसको कैंसिल कर देगा। क्लियर? cos 60 हाफ आएगा, हाफ मिलकर के 1 आ जाएगा और ये 1 गया, तो क्या बोलेंगे? म्यू नेट इज इक्वल टू 0। अब हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सीधा एक लाइन में बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? जब भी सिस्टम सिमेट्रिकल हुआ उसका डायपोल मोमेंट 0। जैसे यहां तो तुम निकाल लिए, यहां तो कैलकुलेट करके निकाल लिए, यही हम बोल रहे हैं क्या? मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब लगा दिया टेट्राहेड्रल। अब तुम 109 डिग्री 28 मिनट पे सॉल्व करते रहो cos थीटा, है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं, सीधा क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बोलते ही क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट 0। क्लियर? ठीक है। अब इसी को हम लोग अप्लाई कर दें दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, सिस और ट्रांस पे। मान लो कोई तुमसे बोला C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया हमने HCl, ठीक। C डबल बॉन्ड C, यहां H और Cl और यहां H, यहां Cl, ऐसा बोला हमने। ठीक। और आपसे पूछा जाए, बोलो भाई इन दोनों में डायपोल मोमेंट की बात करो, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, सिस का या ट्रांस का? ऐसा पूछा गया। क्लियर है? तो देखना जरा यहां क्या बात कर रहे हैं। इसका मोमेंट कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, तो इसका मोमेंट किधर? नीचे। ठीक। इन दोनों में ऐसे। ठीक। यहां बात करो इस हाइड्रोजन का नीचे और यहां नीचे, इन दोनों बात कर लो। इस क्लोरीन का ऊपर, इस क्लोरीन का नीचे, इस हाइड्रोजन का ऊपर और इस हाइड्रोजन का, क्या ये दोनों बिल्कुल कैंसिल आउट कर रहे हैं? एग्जैक्ट 0। और इन दोनों का भी एग्जैक्ट 0 हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? बिल्कुल कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसका म्यू नेट क्या बोलेंगे? 0। नो डाउट इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे इसकी वजह से इधर आ रहा है, इसकी वजह से इधर आ रहा है ना? कुछ ना कुछ फैक्टर निकाल करके काम करेंगे, बट क्या 0 बोल सकते हैं? इसका 0 नहीं है। क्लियर? तो ये कौन सा था? सिस, और ये वाला क्या था? ट्रांस। तो क्या बात कर रहे हैं? सिस का डायपोल मोमेंट, हाँ, सिस का डायपोल मोमेंट क्या आया? म्यू ऑफ सिस क्या आया? ज्यादा आया। किससे? ट्रांस से। आया कि नहीं आया? ठीक है। अगला एग्जांपल देख। ऐसा ये सिस्टम है, ऐसा क्या बोले? अब क्या बात करोगे? इसका मोमेंट नीचे, इसका मोमेंट नीचे रहे, कार्बन है ना? हाँ, इधर नीचे, इधर ऊपर, ये सर ना। तो फिर ये क्या है? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। तो इसका तो हो जाएगा 0। क्लियर? तो फिर क्या बोलेंगे? म्यू सिस इज ग्रेटर देन, तो बोलेंगे इन जनरल क्या? म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। कोई दिक्कत? बट यही लिखना, बट नॉट ऑलवेज।
बट नॉट ऑलवेज। ऐसा होता है बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अगले लेक्चर में इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो देखोगे वहां पे कुछ टकराएगा मामला, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मेल्टिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट। क्लियर है? ठीक। सो अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और वहां देखेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी वगैरह। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।